अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खुशामदीद हमारे दोस्त को, और आज की शख्सियत हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं। उनका ताल्लुक़ म्यूज़िक की फील्ड से है, उनका ताल्लुक़ साउंड की दुनिया से है, उनका ताल्लुक़ एक ऐसे शोबे से है जो एक बहुत ही मोहतरम माना जाता है, जो कि मतलब हमारे पाकिस्तान में शायद ना माना जाता हो, जिनका हम बहुत मजाक उड़ाते थे बचपन में। अब दुख होता है कि क्यों करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी शख्सियत और मशहूर शख्सियत के वो बेटे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, उनका तारुफ कराते हैं। आफाक भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आफाक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सब ज़बरदस्त है। बिल्कुल। क्या चल रहा है आजकल आफाक भाई? मेरी क्योंकि 9 to 5 जॉब है, तो आजकल छुट्टियां चल रही हैं 1-2 महीने की। तो अभी बताएंगे कि क्या मैं करता हूँ ऐसे जनरल। सही बात है जी। तो आफाक भाई, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से एक गिटारिस्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गिटारिस्ट हैं। थैंक यू। और साउंड की दुनिया से आपका ताल्लुक़ है जी। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह से। आप इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी डिफरेंट लैंग्वेजेस में करते हैं और डिफरेंट एक्सेंट्स के साथ करते हैं, जो कि एक बहुत ही महारत की बात है। जी। तो इसके अलावा आप बताएं क्या करते हैं? इसके अलावा बेसिकली मैं एक आर्ट टीचर हूँ, और पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है यूएई में, तो वहाँ पे आई बीन लकी इनफ टू बी वर्किंग देयर फॉर 10 years। तो ये वो वाले टीचर तो नहीं जो गुरुकुल में शाहरुख खान होता था और वायलिन सिखाता था? नहीं, वो वाला नहीं। और वहाँ के टीचर जो है अमिताभ बच्चन की तरह बिल्कुल एकदम कड़क। वो मुझे फ्रेंच पीरियड रखनी पड़ेगी वाइट कलर की। अच्छा आफाक भाई, लिटरली मैं सच बताऊंगा, आपकी शख्सियत ना माशाल्लाह से बहुत ही कोई ना भारी किस्म की शख्सियत है। थैंक यू। जिससे कभी ना बंदा बात करते हुए थोड़ा सा ना मोहतात होता है कि नहीं यार कुछ गलत ना बोल दिया जाए, कुछ मतलब होता है ना, एक पर्सोना होता है। जी जी। तो आपकी शख्सियत का एक ऐसा पर्सोना है यार कि बंदा ना थोड़ा सा डरता है बात करते हुए कि आफाक भाई बहुत गुस्से वाले हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं टोटली ऑपोजिट। अच्छा। लगता है काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी है, लेकिन जब वो मुझसे बात करते हैं, थोड़ा सा दोस्ती करते हैं मेरे साथ, तो उनको पता चलता है कि यार ये तो बिल्कुल ही अपने जैसा बंदा है, बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। तो आफाक भाई आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या काम हो रहा है आजकल? मेरा एक्चुअली बैंड है यहाँ पे द सीन के नाम से। तो वो हम लोग 2015 से इकट्ठे हैं। तो अभी तो प्रोजेक्ट में वो चल रहा है, और दूसरा ये है कि कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रहे हैं हम लोग, कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं। जबरदस्त। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च करेंगे। आई वुड लव टू लिसन यार। जबरदस्त। डेफिनेटली वुड लव टू। तो और साउंड की दुनिया में? साउंड में अभी कुछ प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं वॉइस ओवर्स के, और कुछ कभी रिकॉर्डिंग्स वगैरह बेस्ड की रिकॉर्डिंग्स के लिए आते रहते हैं, तो म्यूज़िक के भी आते रहते हैं, तो वो भी चलते हैं प्रोजेक्ट साथ। हाँ जी। तो आफाक भाई आप पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पले बढ़े जी। तो पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट होने का एक बहुत बड़ा इतना जो एक होता है ना रिस्क होता है फैक्टर, कि पूरा दुनिया चेंज कर रहे हैं आप, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे एकदम फैसला पाकिस्तान से यहाँ आने का? बेसिकली पैदा मैं पाकिस्तान लाहौर में हूँ। उसके बाद मेरी इनिशियल स्कूलिंग लाहौर की थी, फिर उसके बाद मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई। ये है बात 1985 की। तो वहाँ से फिर हम लोग ये हुआ कि क्योंकि गवर्नमेंट के साथ थोड़े से टाइज थे, तो उन्होंने फिर हेल्प की। हम यूके शिफ्ट हो गए, काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहे, फिर वापस शिफ्ट पाकिस्तान, फिर इस तरह हमारा आना जाना काफ़ी रहा अब्बू के इलाज के लिए। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा स्कूलिंग यूके में भी हुई। फिर 1991-92 में हम लोग परमानेंट शिफ्ट हो गए यूके। 98-99 तक जब उनकी डेथ हुई अब्बू की, तो फिर हम लोग फिर पाकिस्तान वापस आ गए। अम्मी मेरी PIA में थी, तो वो जॉब उन्होंने कंटिन्यू की फिर, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्कूल की फ़ीस, ये वो सब, बिल्कुल, घर का ख़र्चा। तो फिर जब मैं कॉलेज में गया हूँ, तो आखिरी सेमेस्टर मेरा रह गया था, तो यहाँ पे मुझे वहाँ पे मैंने पहले दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया कि यार इस तरह एक नया रेडियो स्टेशन खुल रहा है लाहौर में, सिटी FM 89 के नाम से। तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी, वैसे बोलने में तुम्हारा स्टाइल थोड़ा सा है इस तरह का, तो तुम ट्राई कर लो जाके। तो मैं कॉलेज में था उस वक्त, गाड़ी शाड़ी थी मेरे पास, मैंने 3-4 दोस्त इकट्ठे किए, मैं चला गया वहाँ पे ऑफिस इनके। मेरा कोई प्लान नहीं था रेडियो में आने का, ऑडियो में आने का। हालांकि और ज़ाहिर बात है म्यूज़िक सुनते हैं, ऑडियो का मुझे शौक़ था बचपन से, बट एज सच एज अ करियर के तौर पे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड, मुझे पता ही नहीं था उसका, बिल्कुल ना ही कोई ज़हनो गुमान में था कि मैं कभी काम करूँगा। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
दोस्त भी चले गए सारे, मैं भी चला गया वहाँ पे। उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाना शुरू कर दिया अंदर। तो जब मेरी बारी आई, बल्कि मैंने कहा मैंने नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू नो। तो उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, ऐसे ही शुगल मेले में देखते हैं। तो मैं अंदर गया, मैंने उन्होंने कहा कुछ सवाल पूछे, उन्होंने रिकॉर्डिंग की मेरी एक्सक्यूज़ मी, कुछ रिकॉर्डिंग की उन्होंने, और एंड में उन्होंने कहा यार हम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी है आप जो है ना आप हायर्ड हैं, और नेक्स्ट पता नहीं क्या महीने के अंदर अंदर आप जो है ना you'll be starting the job as an RJ। अच्छा, RJing का मुझे इतना कोई ख़ास शौक नहीं था। आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग कभी की नहीं मैंने, ना ही माइक के ऊपर कभी शौक हुआ है बोलने का। तो आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन द ऑडियो एस्पेक्ट ऑफ इट। जिस तरह एड्स बनते हैं, साउंड डिज़ाइन होता है, वॉइस ओवर होते हैं, उनको लेके तो आपने किस तरह के एलिमेंट्स डालने हैं उसके अंदर, किस तरह का बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना है। तो आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन दैट। तो मेरा लकीली मेरे कॉलेज का ही दोस्त था जो मेरा कॉलेज था इधर CTFM 89 में। तो मैंने उसको कहा यार प्लीज़ मुझे अपने साथ ना एज एन असिस्टेंट रख लो, क्योंकि आई वाज स्टिल लर्निंग। तो जब उसने खैर एनीवे वी वर्कड ऑन इट, तो लकीली आई गॉट द जॉब। हालांकि उन्होंने मुझे RJ का भी एक स्लॉट दे दिया, व्हिच वाज गोइंग ओके। तो जब उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया तो आई थिंक ही सॉ पोटेंशियल। उसका नाम हासिल कुरैशी, यू नो हैट्स ऑफ टू हिम। उससे मुझे थोड़ा सा गिटार के लिए भी पुश किया था। हालांकि उस वक्त तक मैं कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले नहीं करता था, म्यूज़िक का शौक था, बट आई वाजंट प्लेइंग एनीथिंग। तो हासिल कुरैशी अच्छा, आपकी कहानी सुनते हुए, सॉरी मैं बीच में काटूंगा जी, आपकी कहानी सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की दिल से। हाँ जी, ठीक है। जो कैरेक्टर आप अभी अपना बता रहे हैं जी, वो काइंड ऑफ कैरेक्टर वही था जो RJ था, और वो रेडियो पे बैठ के कभी ट्रेन की आवाज़ निकाल रहा है, साउंड बना रहा है, अच्छा। बारिश की आवाज़ बना रहा है, हाँ, और वो साउंड से रिलेटेड बड़ा एक कमाल रखता था महारत। हाँ जी। तो वो मुझे लग रहा है कि मैं वही कहानी सुन रहा हूँ। आई डोंट नो कि मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस, आई डोंट नो, बट यही हुआ ऐसे ही। तो खैर एनीवे, तो हासिल ने जब पोटेंशियल देखा कि इसको यू नो लाइक टाइमिंग का भी पता है, इसको स्केल्स का भी थोड़ा पता है, यू नो म्यूज़िक थ्योरी भी, यू नो ही इज़ गॉट अ सेंस। तो उसने कहा यार, तो आई एक्चुअली ही स्टार्टेड यू नो पुशिंग मी मोर कि भी आप इस तरह का काम करो, ये इस तरह, फिर यू नो चीज़ें बताता था मुझे वो कि यार ऑडियो के मामले में क्या करना है क्या नहीं करना। तो ही वाज अ मेंटोर, अ गुड फ्रेंड, स्टिल इज, लव द गाय। फिर ही पुश्ड मी टू पिक अप द बेस। मुझे एक्चुअली ड्रम्स का शौक था, ओके, ड्रम्स बजाने का। उससे पहले मुझे एनालॉग सिंथेसाइजर्स का बहुत शौक था। आपने देखा होगा पुराने कीबोर्ड जिसके अंदर बहुत सारे नॉब्स होते थे। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे पहले बचपन से उसका शौक था, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं ड्रम्स की तरफ मूव होता गया। तो मैंने कहा नहीं यार हासिल, मुझे ना ड्रम्स सीखने। कहता यार तू क्या ड्रम सीखेगा, ड्रमर बहुत हैं लाहौर में, कहाँ सामान उठाएगा, शोर मचाएगा, तू रहने दे, तू ना बेस पकड़ ले, क्योंकि बेसिस्ट बहुत कम है लाहौर में, तो तू बेस प्लेयर, एज अ बेस प्लेयर आ जा। मैंने कहा ठीक है, ओके, मुझे बेस पसंद थी वैसे भी। तो खैर मुझे बेचारा ले गया वो पेस। उस वक्त 2 ऊपर शॉप्स होती थी म्यूज़िक की, तो ही बॉट हेल्प मी बाय माय फर्स्ट बेस गिटार। उसने थोड़ा सा बस मुझे लेसन दिया, अच्छा ये है, ये है। देन इट इज काइंड ऑफ टुक ऑफ रियली फ्रॉम देयर। और आहिस्ता आहिस्ता, यानी इवन शुरू में ही जब मैंने बिल्कुल शुरू ही किया था, तो यानी लोग थोड़ा पसंद करना शुरू हो गए मुझे। मैंने कहा ओके दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई कैन डू दिस। तो फिर उसके बाद 1 साल CTFM 89 में काम करने के बाद मुझे फिर उसी दोस्त ने जिसने CTFM का रेफ़र किया था, उस्मान खालिद नाम है उनका, उसी ने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया कि यार ये दुबई में एक पाकिस्तानी रेडियो स्टेशन खुल रहा है, दे लुकिंग फॉर RJs एंड यू नो पीपल टू वर्क फॉर। तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो लकीली आई गॉट द जॉब। मुझे कराची बुलाया उन्होंने। ओके। कराची में तकरीबन आई वाज टोल्ड कि तकरीबन 400 कैंडिडेट्स थे। तो पूरे कराची से, पूरे पाकिस्तान से आए 400, 450, 500, और उसके अंदर से मेरा हमें 12 या 13 उन्होंने सेलेक्ट किया, उसमें से मैं था वाहिद लाहौर का लड़का। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का एक वो होता है कि यू नो जहाँ पे आपका रिस्क लिखा होता है, बिल्कुल। तो लकीली मेरे साथ 2 बहुत अच्छे म्यूजिशियंस और कंपोजर्स भी थे
सबसे पहले समीर अहमद बख्तारी जो बहुत अच्छे बेस प्लेयर हैं, जिन्होंने नुसरत अली साहब के साथ बजाया हुआ है, आतिफ के साथ अभी वो टूर पे, आतिफ असलम के साथ टूर करते हैं वो, कारवान में थे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। लाइक एन अमेजिंग बेस प्लेयर, एन अमेजिंग मैन समीर अहमद। और उनके साथ थे शहबाज अली खान जो अज़ल बैंड में कीबोर्ड प्लेयर थे, जिनका बड़ा मशहूर गाना हुआ था ऐसी तैसी, और बहुत मशहूर थे गाने उनके। तो दे वर बोथ लाइक पिवटल in my development as a bass player, as a sound engineer, और as a person really. उन्होंने बड़ी हेल्प की। हम बिल्कुल साथ इकट्ठे रहते थे एक ही फ्लैट में। यहाँ पर जब हम शिफ्ट हुए तो they helped me a lot, और they left a lasting impact on my life. तो thank you very much to both of them as well. तो बस फिर इसी तरह यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे पाकिस्तानी रेडियो स्टेशन मैंने ज्वाइन किया। I used to do the breakfast show. सुबह आवाज़ 104.4 के नाम से था। तो अगेन दे वांटेड टू कीप मी एज एन आरजे, बट वही होता ना कि आपकी जो इंटरेस्ट, जो आपका पैशन हो, वो आपके अंदर से बार बार निकल के निकलता है। एग्जैक्टली। तो मैं जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता तो मैं शहबाज, क्योंकि वो प्रोडक्शन मैनेजर था, सारे कमर्शियल वगैरह और प्रोड्यूस वगैरह करता था, तो मैं हमेशा उसके पास जाके बैठ जाता था। अच्छा नहीं, इस तरह मैं देखता था कि क्या काम कर रहा है वो, किस तरह कर रहा है, मे बी इज़ डिफरेंट, जो मैं सीख के आया हूँ काम सिटी एफएम से, मे बी इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैनेजमेंट से बात करके they offered me the sound production job as well. फिर हुआ ये कि was 2009 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और everybody lost their job. वो पूरा उन्होंने यूनिट बंद कर दिया हमारा, क्योंकि अंडर द अम्ब्रेला 10-12 स्टेशन थे उनके रेडियो स्टेशंस। तो 2-3 स्टेशन उन्होंने बंद किए जिसमें हमारा भी था। तो आई लॉस्ट माई जॉब 2009-2010 में। आई वाज लाइक कम्प्लीटली broke, I was jobless. तो बड़ा एक प्रॉब्लम वाला टाइम था। रिसेशन की बात बता रहा है ना? रिसेशन की बात बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 2009-2010 का रिसेशन था। मेरी नई शादी हुई थी, नहीं शादी के 6 महीने बाद रिसेशन आया। वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड। तो बड़ा एक मुश्किल, कठिन, बहुत मुश्किल। तो 1.5 साल तकरीबन बड़ा बहुत मुश्किल में गुजारा, जिसके अभी तक हम रिपरकशंस जो है ना वो सह रहे हैं एज अ फैमिली। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो देखें, अब आप आरजे थे, ठीक है, आरजे की बहुत सारी बातें होती हैं, उनका एक माहौल होता है, एम्बियंस क्रिएटेड होता है। एज अ आरजे बहुत सारे लोग आपको देखें, अब आपको जो भी कॉल कर रहा है ना, तो आपको नहीं पता सामने से कौन कॉल कर रहा है, क्योंकि शक्ल तो सामने नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फीमेल आपकी जो फैंस होती है ना, वो आपको कॉल्स करती हैं। तो कभी कॉल्स पे ऐसा कुछ इत्तेफाक, कोई कॉल पे, डायरेक्ट कॉल पे आपके साथ फ्लर्ट हो रहा हो, अब आप बोल नहीं सकते, दिल चाह रहा है अंदर से, बड़ा बोल नहीं सकते। एक से तो शादी कर ली मैंने। अरे वाह, जबरदस्त। जी नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो शी डिडंट कॉल मी लाइक डायरेक्टली ऑन एयर, बट समहाउ शी गॉट माय नंबर। तो नॉर्मली शी सेड, जब उन्होंने कॉल की मेरी वाइफ ने, तो उन्होंने कहा एक्चुअली मैं कभी भी ऐसा नहीं किया, बट देयर समथिंग अबाउट योर वॉइस दैट आई रियली लव। तो मैंने आपको बस कहना था कि तो सीक्रेट खुला आज तक कि कैसे नंबर मिला था? सीक्रेट खुल गया एग्जैक्टली, शहबाज की वजह से ही। वो कंट्रोल रूम में थे, वहाँ पे कॉल आ गई, तो मेरी वाइफ ने नंबर मांग लिया मेरा, तो शहबाज साहब ने दे दिया। और वो और आज का दिन पिघल गया वो, उन्होंने बोला जाने दो, मसला नहीं है। बट या आई बीन वेरी लकी कि और मैं भाभी को कांग्रेचुलेट कहूँगा कि वो अपने उस मुहिम में कामयाब हो गए और माशाल्लाह शादी कर लिया आपके साथ। बट ये है कि कोई प्लान नहीं था ना उसकी तरफ से ना मेरी तरफ से, बट ये है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो आई बीन वेरी लकी, आई लव माय वाइफ, और शी इज़ बीन अ मैसिव सपोर्ट इन माय लाइफ। क्योंकि देखें, जो फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं ना जी, एक तो साउंड की दुनिया है। मुझे लगता है कि टीवी पे आके जो लोग अदाकारी करते हैं या एक फेस वैल्यू होती है उनकी ना, तो वो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा आसानी से वहाँ जम हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर ना, कि हाँ हम मर्ज हो गए। बट चूंकि आपकी फील्ड थी साउंड से रिलेटेड, तो साउंड से ही किसी को महसूस करना जी मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, क्योंकि आपका फेस तो कहीं भी नहीं है, आपकी आवाज़ इतनी मज़ेदार हो कि अगला बंदा सुनने में मजबूर है कि यार नहीं, मुझे आज इसका शो सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस के आरजेस जो हैं वो दे सो पॉपुलर हियर, स्पेशली इन दुबई, क्योंकि आप काम पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, रेडियो आपका ऑन है। बिल्कुल, आपको ट्रैफिक की रिपोर्ट चाहिए, आपको गाने सुनने हैं, आपको यू नो वेदर का रिपोर्ट चाहिए, एवरीथिंग।
तो आपको एज अ प्रेजेंटर आपको यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम, वेदर इट बी विद योर वॉइस या फिर आपके कंटेंट जो है, तो दैट्स जस्ट द वे। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की, जो आपने अभी अपनी पूरी जर्नी बताई वहाँ पाकिस्तान से आप यहाँ आए, जो हमारा पुराना कल्चर था और अभी भी है, ऑलमोस्ट देखा जाता है हर जगह कि एक आर्टिस्ट का बेटा आर्टिस्ट बनता है और वो किसी न किसी जैक के थ्रू कहीं ना कहीं अब्बू ने लगा दिया जो, बट आपने जो बताया वो सब कुछ टोटली यू हैव डन बाय योरसेल्फ। जी। और मैं लोगों को बताता चलूँ कि आप जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत बड़े पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अखलाक अहमद साहब के बेटे हैं, जिनका गाना हम तो खैर उस वक्त थे भी नहीं, हमारे अब्बू उसके बहुत शौकीन थे और गाते थे, तो हमने भी बाद में सुना, सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन, तो बंदिश फिल्म का गाना, तो मतलब वो अभी तक फेवरेट गानों में आता है और मिलियंस उसके व्यूअर्स हैं। बिल्कुल। तो अब्बू के साथ रहते हुए आपने तो बचपन से देखा होगा कि अब्बू एक फेम के साथ हैं, लोगों का आना जाना है, मतलब कोई ना कोई अदाकार आए दिन कोई ना कोई बैठक होती है, तो आपको उस वक्त शौक उठा कि यार मैंने भी अब्बू जैसा बनना है ना, सिंगिंग की तरफ जाना है? एक्चुअली एक थोड़ी सी करेक्शन आपकी करूँगा मैं, क्योंकि मेरी अम्मी थी PI में, तो दोनों ने मिल के, अम्मी अब्बू ने मिल के ये एक चीज़ रखी थी हमारे घर में कि काम जो है ना वो घर में नहीं लाना। ओके। तो हार्डली मैंने किसी मशहूर एक्टर को या एक्ट्रेस को या किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को या सिंगर को कभी अपने घर आते हुए देखा हो। वो ज़बरदस्त, मतलब इतनी रेस्ट्रिक्टेड प्रोफेशनलिज्म की लेवल है। बिल्कुल। जो काम था वो काम के हद तक था, घर में इज़ ऑल पर्सनल। तो कभी आज तक मैंने मैं अब्बू के साथ बचपन में रिकॉर्डिंग्स पे जाता था, उनके साथ एवरन्यू स्टूडियोज़, EMI स्टूडियोज़, जितने भी बड़े बड़े मशहूर स्टूडियोज़ थे वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स देखी उनकी, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बैठा हूँ मैं, बल्कि मैं तो खैर बहुत छोटा था उस वक्त, तो मैं जाहिर बात है बच्चा, कभी इधर कोई चीज़ छेड़ रहा हूँ, कभी उधर छेड़ रहा हूँ, कभी शोर मचा रहा हूँ, तो वो सब कहते हैं चुप आराम से रिकॉर्डिंग हो रही, क्योंकि उस वक्त डिजिटल रिकॉर्डिंग तो थी नहीं उस वक्त। हाँ बिल्कुल, सारी रील रिकॉर्डिंग थी। आजकल के ज़माने में बहुत उस वक्त मुश्किल हुआ करता होगा। अभी तो कोई मसला नहीं है, अभी तो आप कोई मिस्टेक हुई है, ओके जी, कट और पेस्ट करके तो आपने दोबारा रीटेक कर दी। उस वक्त रील्स होती थी, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, टेप्स होती थी, तो और ऊपर पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था पूरा उनके साथ, तो यानी 1 या 2 टेक्स के अंदर आपको गाना करना होता था। और उस वक्त की महारत मुझे लगता है आजकल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चांस ही नहीं ना। बिल्कुल, आपके पास, आपके दिमाग में है ही नहीं कि यार मुझे रीटेक देना है, देना है तो देना है बस। एग्जैक्टली, तो 1 टेक या 2 टेक्स के अंदर आपको वो करना होता था, और वही चीज़ फिर मिक्स मास्टर होके फिर फिल्म के ऊपर या TV के ऊपर या जहाँ पे भी आप था मीडियम, वहाँ पे चल। तो अब्बू जब आपके हयात थे तो आपने साउंड ज्वाइन कर लिया था, मतलब RJ? नहीं, मैं उस वक्त पढ़ रहा था। अच्छा, उस वक्त पढ़ रहे थे। बट ये है कि शौक बहुत था मुझे गिटार का बचपन से ही, बल्कि इतना कि जब मैं 1 साल का हुआ मुझे सही तरह बोलना भी नहीं आता था, तो जब मेरी सालगिरह 1 या 2 साल का था, जब सालगिरह का वक्त आया तो मैंने शोर मचा दिया कि भाई मुझे गिटार वाला केक चाहिए। तो अम्मी अभी भी सोचती हैं कि उस वक्त गिटार का केक मैंने ऑर्डर किया था। तो अब अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब भी मैंने कभी इंस्ट्रूमेंट मांगा या सीखने के लिए कुछ मैंने डिमांड की, तो हमेशा मुझे साइड पे कर दिया था कि नहीं, अभी नहीं सीखना, अभी पढ़ो, जब पढ़ाई ख़त्म कर लोगे तो फिर जो मर्जी करना, कोई मसला नहीं है। तो उस फील्ड से उन्होंने मुझे हमेशा दूर रखा। वैसे नॉर्मल भी, मतलब आजकल की नई जनरेशन, मैं बुरा नहीं कहूँगा उनको, बट चूंकि एक आजकल मिसकॉन्सेप्शन बन गया है कि यार अगर आपको कोई भी आर्टिस्ट बनना है ना तो पढ़ाई साइड पे कर दो, मसला नहीं है, आप एक सिंगर बन जाएं या एक गिटारिस्ट बन जाएं या TV आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए लोग बोलते हैं कि ठीक है कॉलेज ड्रॉप आउट हो, मसला नहीं, फेम मिल जाएगा, पैसे आ जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अगर आप अपनी वाकई एक जो कन्वेंशनल पढ़ाई है वो पूरी करें और उसके बाद आप अपना शौक पूरे करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एग्जैक्टली, आई थिंक ट्रेंड भी उस तरह से चेंज हो गया है, क्योंकि अब जिस तरह इंटरनेट का है सारा चक्कर, तो अब आप अगर कोई गाना भी आप रिलीज़ करते हैं तो उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, यू नो, इट डिपेंड्स। पहले तो एक मीडियम था ना, या तो आप TV पे आते, या तो आप फिल्म में जाते, या रेडियो, या तो एग्जैक्टली रेडियो। ये मैं बात 80s 90s की कर रहा हूँ। और अगर 90s के अंदर फिर थोड़ा सा जब मीडिया ओपन होना शुरू हुआ तो उस वक्त फिर बैंड्स आना शुरू हुए, जिस तरह स्ट्रिंग्स, वाइटल साइंस, ये सब उसी एरिया, यानी लेट 80s के एरा के हैं। जब मैं छोटा था तो यानी वाइटल साइंस आए थे, यानी 88 89 की बात है। स्ट्रिंग्स फिर उसके बाद बाकी और कितने बैंड्स रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा ओपन होना शुरू है। बट स्टिल आई थिंक आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि अब आप देख लें यहाँ पे दुबई में स्पेशली इतने कैफ़ेज़ हैं, इतने बार्स वगैरह हैं, इतनी जगह हैं जहाँ पे अगर आपके पास टैलेंट है तो यू कैन, थोड़ी स्ट्रगल है बट एटलीस्ट आपको पता है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी और आपको आपकी जो कमाई वगैरह है वहाँ से आ जाएगी, मसला नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मतलब पुराने ज़माने के लोग जो उस वक्त मेहनत करते थे जी, और जिस लेवल से, जिस सीख से वो गुजर के आते थे, आजकल तो बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, मेरे ख्याल से वो उस भट्टी में पकते भी नहीं और मशहूर हो जाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द केस। और आई डोंट थिंक कि देखें, एक तो चीज़ होती है कि एक सेल्फ टॉट होता है इंसान, गॉड गिफ्टेड भी होता है। तो आई थिंक माई फादर वॉज गॉड गिफ्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो उनका या किसी घराने से ताल्लुक़ हो। तो ही वॉज सेल्फ टॉट, बचपन में गाते थे स्कूल कॉलेज में, फिर उनको जो शौक़ था, उनकी पोटेंशियल भी था, लोगों ने देखा पोटेंशियल उनका, और देन ही लर्नड अ लिटिल बिट, यानी थे उनके सीखा उन्होंने थोड़ा बहुत, बट यह है कि मोस्टली इट वाज हिज ओन लक, अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिला फेम, और यू नो ही वेंट ऑन अ मीटियोरिक राइज बेसिकली। फिर अनफॉर्चुनेटली 1985 में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन आमीन। तो बस बट ये क्या, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक कि आजकल जो गॉड गिफ्टेड लोग हैं, आई थिंक दे कैन डू इट, बट अगेन लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए मोर देन कि भी उसने जगह कैसी ली है या कौन सा राग गाया है या किस उसमें किया है। आई थिंक दे जस्ट वांट समबडी टू, कि भाई थके हुए हैं कामों से, एंड दे जस्ट वांट टू लेट गो। मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली हो रही है। और मुझे ऐसा, मतलब लाजमी बात है, ऐसा ही है क्योंकि आजकल इतने फिल्टर्स और इतने एम्पलीफायर्स वगैरह आ गए, तो जो ओरिजिनल कंटेंट है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही पीछे चला गया, और आप बहुत सब चीज़ों को फिल्टर करके, कोटिंग करके निकाल सकते हैं आराम से। बिल्कुल। लेकिन आपका असल चीज़ आपकी पता चलती लाइव में, लाइव हाँ, लाइव में जब आप लाइव गाते हैं तो आपका सारा एक्सपोज हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा बहुत सीखा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आई थिंक यू हैव टू डू इट सम जस्टिस। आपको थोड़ा सा सीख के आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि आप यू कैन पुल इट ऑफ वेल। ये नहीं कि आपने किसी शागिर्दी ले ली है और ये किया तो 8-10 साल आपने वहाँ पे गुजार दिए हैं, ये कर दिया वो। अच्छा, वो शागिर्दी वाला जो एक एरा था वो भी अलग ही टाइप का था ना, फिर लोग मिसयूज भी करते थे कि आ जाओ बैठो, सदियों तक बैठे हुए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो आई थिंक ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया पिछले 10-15-20 साल में, एंड आई थिंक इट्स फॉर द गुड इन अ वे। अच्छा, कॉलेज में जब आप थे, देखें हर कोई लड़कपन से गुजर के आता है, ठीक है, जवानी सब कुछ सब पे गुजरी है, तो एक कॉन्सेप्ट है, मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि यार लड़कियों को इम्प्रेस करना है तो 2 चीज़ें सीखो, या तो आप फोटोग्राफर हो या गिटारिस्ट हो। तो आप जब कॉलेज में थे तो लड़कियां मतलब लाइन लगी हुई थी, गिटारिस्ट बजा रहे हैं, आफाक भाई हैं। एक्चुअली आई पास्ड दैट एज। अच्छा, उसके बाद मैंने शुरू किया, बहुत लेट शुरू किया एक्चुअली मैंने, बट ये है कि जिनको पता था मेरा, वो उनको पता था कि यार आई वाज एक्चुअली, क्योंकि मैं यूके से आया था, जब पाकिस्तान आया हूँ मैं वापस, तो मैं कॉलेज में था, तो जिस तरह की बैंड्स वगैरह मैं सुनता था, जिस तरह की म्यूज़िक मैं सुनता था, किसी को समझ में भी नहीं आता था, और ऊपर से किसी ने बैंड्स के नाम भी नहीं सुने थे क्योंकि आप सुन रहे होंगे उस जॉनर के जो यूके में होते हैं, एग्जैक्टली डिफरेंट टाइप के, एग्जैक्टली। और ऊपर से मेरा स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट था बचपन से, एक्चुअली जहाँ पे क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मैंने अपने हम लोगों को देखा है, तो वो सारे रॉक वगैरह और ग्रंज और निर्वाणा और लेड ज़ेप्लिन और क्लासिक रॉक ये वाला सुनते थे। आई वाज ऑलवेज इनटू डिस्को। ओके, डिस्को और सोल म्यूजिक। तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता लोगों को कि क्या है, हालांकि इट्स वेरी डांसी, इट्स वेरी एक्सेसिबल, बट ये है कि I mean, I listen to rock a little bit, but उस तरह नहीं। I was more into soul, funk, R&B, 70s, 80s का R&B। तो जो मेरी प्लेइंग है वो भी, उसके अंदर भी वो एलिमेंट्स आते हैं। तो I was a little bit different। और फिर 80s में सिंथ पॉप बहुत सुनता था मैं।
80s का synth pop, so bands like Human League, Depeche Mode, Heaven 17, you know. तो अब देखें सिंगर्स के बारे में और जो भी आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्या सच है मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कोई भी थॉट आनी है या कुछ लिखना है या कुछ क्रिएटिव बनाना है तो उसके लिए ड्रग्स का सहारा थोड़ा सा लेते हैं कि हमें यार नशा चाहिए, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डूबना है। तो ये कहाँ कितनी हद तक सच है, ऐसा कुछ? It is, unfortunately it's true, a little bit, unfortunately. देखें वो, क्योंकि इस तरह की ये चीज़ें ना वो आपके कुछ फिल्टर्स को ख़त्म कर देती हैं। जो एक्सटर्नल फिल्टर्स होते हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा कि more focused आपके उस चीज़ फोकस भी, और you basically start thinking out of the box apparently, I don't know. तो जब लोग लिखते हैं इस तरह की चीज़ों का सहारा लेके अनफॉर्चुनेटली, तो आई थिंक वो दे प्रोबेबली वांट समथिंग टू गेट दैट फिल्टर आउट, जो उनके फिल्टर्स लगे होते हैं, हर इंसान के फिल्टर्स होते हैं। ऐसे ही है। तो जहाँ तक मेरी तो आप भी उसी ज़ुमरे में आते हैं? नहीं प्लीज़ नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। तो नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली आई एम अ वेरी बैड कंपोजर अनफॉर्चुनेटली। एक तो हर आर्टिस्ट के अंदर, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिस्ट के अंदर एक वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग चीज़ होती है कि आपने कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई, अगले बंदे कहता है यार ये तो हिट है, आप कहते नहीं यार, आप अपने खुद के सेल्फ क्रिटिसिज्म। एग्जैक्टली। तो वो आर्टिस्ट के अंदर और म्यूजिशियंस के अंदर इतनी ज़्यादा होती है अनफॉर्चुनेटली कि that's something that you really, that's a very big barrier that you have to cross. तो जब आप वो क्रॉस कर लेते हैं तो then you start seeing कि अच्छा ठीक है यार, this can work. And I think आपके साथ मैंने काम किया था उस पे, सुन सजनावे पे। नहीं, हमने काम किया था, सॉरी, उस पे तू है मेरा नाम पे। तो उसका जो सेकंड सॉन्ग था सुन सजनावे, आई थिंक आपको शायद सुनाया हो मैंने। हाँ, सुना ज़रूर था मैंने, बिल्कुल। तो उसके अंदर सारा, क्योंकि जब वो आया था गाना हमारे पास तो वो इट वाज लाइक अ डांस ट्रैक, क्लब ट्रैक। तो मैंने कहा यार ये तो अपना बैंड के स्टाइल में नहीं लग रहा, तो अगर हम लोग यही प्रेजेंट करेंगे बैंड के हिसाब से तो वो इट वोंट सूट। तो खैर उसकी मैंने पूरी रीअरेंजमेंट की, सब कुछ किया, एंड इट जस्ट टर्न आउट टू बी वेरी नाइस ट्रैक। अभी यू कैन लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई वगैरह पे है। तो सीन से बात अभी चूँ निकली है। हाँ जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो साथ काम किया था, आई थिंक उस बात को 5 साल हो चुके हैं शायद। प्री कोविड। तो हाँ, ऑलमोस्ट 5 साल ही हो गए। नहीं 2019-20 में तो कोविड आया था हमारा। हाँ जी। तो उससे पहले ऑलमोस्ट 19 का एंड होगा या तो स्टार्ट होगा। हाँ, मेरे ख्याल से वही था। ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं बात को। हाँ जी। तो वो जो नहीं कोविड के बाद था। कोविड के बाद था, मास्क बनवाए थे ना हमने, याद है? हाँ मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है कि हमें फाइन पड़ा था। अच्छा। हाँ मुझे याद है हम लोगों ने वहाँ पे वो आग लगाई थी। एग्जैक्टली, जबल जेस पे, और वहाँ हमें फाइन पड़ा था। फाइन पड़ गया, याद आ गया मुझे। तो ऑलमोस्ट 3 साल समझ लें, 4 साल समझ लें। तो उसके बाद मैंने वो एक जैसे लोगों के साथ, मतलब जो थे हमारी टीम, उसको साथ नहीं देखा। तो क्या मतलब वजह थी, क्या हुआ अचानक से? अच्छा, बेसिकली सीन जो है वो मैंने और मोहसिन ने मिलके बनाया था, मोहसिन पराचा। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मोहसिन भाई तो बहुत फनी टाइप के इंसान है, वो बड़ा मुश्किल है उनको संभालना। एग्जैक्टली, आई थिंक इसीलिए, क्योंकि एक वो कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज होती है ना, तो हमारी वो है, और आई थिंक वी जस्ट गेट ऑन रियली वेल। रिस्पेक्ट है हम दोनों की एक दूसरे के लिए, इमेंस रिस्पेक्ट। बट ये है कि ही इज़ द लाइफ ऑफ द बैंड बेसिकली। जहाँ पे भी मोहसिन आता है तो वहाँ पे जो ना एकदम से महफिल चेंज हो जाती है। तो इस तरह के लोग चाहिए होते हैं बैंड के लिए, जो टेंशन्स होती हैं आपको वो थोड़ी सी ब्रेक, एग्जैक्टली, जो टेंशन ब्रेक कर सकें। और यू नो कोई बड़ी सीरियस चीज़ चल रही है, एकदम से अचानक से एक चुटकुला छोड़ देंगे, एग्जैक्टली, तो एकदम से वो टेंशन जो है डिसिपेट हो जाती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने और मोहसिन ने 2015 में बनाया था द सीन। हमारी चांस मीटिंग हुई एक, आई वाज आस्क्ड बाय समबडी टू प्ले बेस फॉर अ शो, और वहाँ से ही ऑल्सो कॉल्ड मोहसिन, आई डिडंट नो हिम बिफोर। तो खैर हम लोग इकट्ठे हुए, हमने कहा अच्छा कौन कौन से गाने करने हैं, हम डिस्कस करते रहे। तो वहाँ पे क्योंकि वो भी लाहौर से था, है, मैं भी लाहौर से, एक और दोस्त था हमारा साथ, वो भी लाहौर से, तो हम लोगों की ऐसी केमिस्ट्री बन गई एकदम से
तो बाय द एंड ऑफ द शो मोहसिन ने कहा यार रफाक भाई कुछ ना इकट्ठे काम करते हैं. हाँ. मेरे पास एक सिंगर है तो वो बिल्कुल कैलाश खेर की तरह गाता है, उसकी आवाज़ बिल्कुल कैलाश खेर की, इंडिया का सिंगर. हाँ. तो उसके साथ मिलके ना कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कोई काम करते. मैंने कहा ठीक है करो, आई एम फ्री. वहीं पे बैठे बैठे उसने फ़ोन किया, वो लड़का आया, हम लोग कैफ़े में बैठ के, एक मोहसिन के पास गिटार था. तो जब उसने गाना शुरू किया तो वाकई कैलाश खेर की आवाज़ बिल्कुल, और बड़ा कंट्रोल उसके वॉइस के ऊपर, और मुझे बड़ा पसंद आया. तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा लड़का है, इसके साथ काम करते हैं. वहाँ से फिर हमारी जर्नी शुरू हुई. शाहिद शहबाज था नाम उस लड़के का. उसको हमने बैंड में लिया एज अ सिंगर, काफ़ी शोज़ किए. उसके बाद जब थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई तो शाहिद के जहन में आया कि उसको थोड़ा सोलो करना चाहिए काम. मैंने कहा ठीक है, किसी के वी कांट बाउंड एनीबॉडी. सही बात है. तो शाहिद सोलो चला गया, फिर मैं और मोहसिन रह गए बैंड में. तो तकरीबन 1.5 साल तक हम लोग सिंगर ढूंढते रहे. काफ़ी ऑडिशंस किए, काफ़ी लोग देखे, अच्छे भी थे, कुछ इतने ख़ास नहीं थे, बट वो एक स्पार्क नहीं नज़र आया किसी में हमें जो हमें चाहिए था. फिर बाय चांस हमें मुझे मिला एक लड़का सी सरशद. उससे मैंने बातचीत की, अच्छा लगा मुझे लड़का. और जब उसके मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो आई वाज ब्लोन अवे. लाइक ही वाज एन इनक्रेडिबल सिंगर. ही वाज क्लासिकली ट्रेन्ड, गोल्ड मेडलिस्ट. और फिर जब वो आया बैंड में तो फिर एक तरह से मीटियोरिक राइज हुआ हमारा दुबई में, यूएई में. इंटरनेशनल शोज़ भी किए हमने. फिर अगेन वही वाला चक्कर हो गया कि सोलो जाना है. क्योंकि शोज़ ही कर रहे हैं हम लोग, कुछ गाने शाने भी बनाए हैं, बट यू नो आई वांट टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज़. का ठीक है, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है. तो फिर हम लोग विदाउट अ सिंगर, यू नो, मैं और मोहसिन रह गए. फिर हमने एक और सिंगर ट्राई किया, वो भी आया, बात नहीं बनी. अब 2022 में दिसंबर में हमें एक सिंगर मिला, वाजिद मुख्तार. ओके. और ही इज़ बिन गॉड सेंड रियली, लाइक माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिंगर है. और मज़े की बात बताऊं आपको कि अगर आप आंखों पे पट्टी बांध लें और उसको सुने, आपको लगेगा कि आतिफ असलम गा रहा है. ओह वाह. उसकी नेचुरल टोन ही ऐसी है आतिफ की तरह. यार मुझे तो फिर आऊँगा ज़रूर भाई. आप आए डेफिनेटली शोज़ पे और आप सुने इसको. और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, यंग गाय, 25-26, और वेरी डिसेंट, वेरी डाउन टू अर्थ. और वी बीन वेरी लकी टू हैव हिम. तो देखें, आप माशाल्लाह से एक ऐसे जगह से उठ के आए जहाँ पे ऑलरेडी लोग आपको जानते थे ना. रेडियो पे एक गायबाना तारुफ था आपका कि आफाक अहमद हैं कोई जी. उसके बाद फिर आप गिटारिस्ट की लाइन में आए, फिर माशाल्लाह आपने शोज़ भी किए, और यूएई की पब्लिक आपको यार मोहब्बत करती है, आप लोगों को जानती है, मतलब ये हैं. तो कभी आप लोगों ने मतलब अपनी एक एल्बम इंटरनेशनली लॉन्च, यहाँ लॉन्च करने के लिए कुछ एक निकालने के लिए, जैसे स्ट्रिंग्स था यार जी, एल्बम के ऊपर हम लोग काम अब कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक और गिटारिस्ट रिक्रूट किया है इंडिया से. वो बेसिकली साउथ की फिल्म्स के लिए भी काम करता है. उसने काफ़ी गाने किए हैं, और he's worked with a lot of famous artists like मोहित चौहान, के यू नो, उनके साथ काम किया हुआ है. he's a very good recording artist as well. गिटारिस्ट तो बहुत ही अच्छा है वो. और पैटसन परेरा. तो मेरी और इसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी. गोवा का होगा. ही इज़ फ्रॉम मैंगलोर. ओके. तो उसकी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मिलती है. तो उसके साथ अब, क्योंकि अब हमारी टीम आई थिंक कंप्लीट हुई है काफ़ी अरसे के बाद, जो मैं चाह रहा था म्यूज़िकली, आई थिंक वी कंप्लीट नाउ. तो हम अब इंशाल्लाह बहुत जल्द गानों पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेंगे. और मैं अपने ड्रमर के बारे में भी बताऊंगा, अजय हरी विल्सन. अच्छा. कराची के बहुत मशहूर ड्रमर. और आई थिंक ही इज़ अच्छा. मैंने पर्सनली जब से मैंने यूएई में आया हूँ, तो मैंने अपना जो ईस्टर्न म्यूज़िक है वो काफ़ी कम बजाया था. 2015, 16, 17 सीन के बनने तक मैं बेसिकली वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा काम करता था. एनीवेयर फ्रॉम कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह. और डिफरेंट जॉनर्स, रेगे हो गया, पॉप हो गया, रॉक हो गया, यू नो, लैटिन अमेरिकन म्यूज़िक हो गया.
I've worked with a lot of musicians, like international level के musicians. Alhamdulillah, मुझे I feel very lucky. Ajay is probably one of my favorite drummers so far. यानी इतने लोगों के साथ काम करने का, इतने ड्रमर्स का, स्पेशली बेस और ड्रम्स का तो बहुत एक यूनियन होती है, इम्पॉर्टेंट यूनियन. अजय इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ माई फेवरेट ड्रमर्स जिसके साथ मैंने काम किया अब तक. और ये है कि हमारी बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है म्यूजिकली, और इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट ड्रमर्स दैट आई हैव वर्कड विद. और आई बीन वेरी लकी कि अजय जैसा एक ड्रमर मुझे मिला है, क्योंकि वो एक बेसिस और ड्रमर की एक लैंग्वेज होती है, तो बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसने इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है. इज़ वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल. तो आफाक भाई, आप माशाल्लाह से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं. कौन कौन से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मतलब आपने जिन लोगों के साथ काम किया, एक अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, कि हाँ यार मुझे बहुत मज़ा आया, और याद रहते हैं वो लोग ऐसे? राइट. खैर रिकॉर्डिंग्स के लिहाज से तो मैंने काफ़ी लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की. मैंने 2 एल्बम्स बनाई, बेस प्ले की थी 2 एल्बम्स पे. एक इटालियन डीजे हैं सोल ब्रिज के नाम से, वाओ. तो उनके लिए 2 एल्बम्स मैंने की बेस पे. और उसके बाद फरहाद हुमायूं, लेट, अल्लाह उसके जन्नत नसीब करे और बख्शिश करे, उसका एक गाना किया था फरहाद का, इंग्लिश गाना था, जो कि एबी रोड स्टूडियो में मिक्स मास्टर हुआ. और उसके अंदर एक बड़े मशहूर पाकिस्तानी, यूके के पाकिस्तानी गिटारिस्ट हैं, उन्होंने प्ले किया था. तो उसकी क्लिप भी मैं आपको बिल्कुल ज़रूर. और कोलंबियन आर्टिस्ट फैटनीज़ा, और बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स. अभी रिसेंटली मैंने शे गिल के साथ प्ले किया है कोकरीना में. यार बिल्कुल, मैंने जब देखा ना, लिटरली मैं, खैर मुझे उस दिन आना था, अच्छा, बट जब मैंने अली सुफियान भी मेरे थोड़े से जान पहचान में होते हैं, अली सुफियान ने ना आपकी क्लिप लगाई. अच्छा. कि मतलब एक होता है ना कि कांग्रेचुलेट करते हैं, तो मैंने बोला यार ये तो आफाक भाई हैं. आफाक भाई बजा रहे हैं, तो यार तो कैसा है यार. एक तो कोका कोला अरीना इटसेल्फ एक बहुत ह्यूज है ना, मतलब सामने इतनी लाखों ऑडियंस आपके सामने, और फिर आपके साथ में खड़ी हुई हैं शायर गिल, जो वन ऑफ द बेस्ट आजकल कोक स्टूडियो से उठ के आई हैं. तो घबराहट महसूस हुई? आई एक्चुअली जब मुझे अप्रोच किया गया इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो बेसिकली देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द बेस प्लेयर्स वीज़ा. उनका कोई प्रॉब्लम था. ठीक है. तो इसलिए आई हैड टू स्टेप इन. उन्होंने काफ़ी सारे बेस प्लेयर्स को चेक किया, बट आई वाज द ओनली वन अवेलेबल लकीली. तो इट वाज एन ऑनर, इट वाज अ प्लेजर. उन्होंने गाने मुझे भेजे कि अच्छा हमने ये गाने करने हैं. और मेरा ये है वर्क एथिक कि अगर कोई शो आता है किसी और का, एंड दे आस्क मी टू प्ले, तो सबसे पहले मैं गाने मंगवाता हूँ. गाने बता दें, प्लेलिस्ट बता दें कि कौन कौन से आप गाने, ताकि मैं उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाए. तो उन्होंने जब मुझे प्लेलिस्ट भेजी, तो आई हैड लाइक 2 or 3 days जिसमें मुझे सारे गाने, 7-8 गाने थे उनके. तो मैंने उनको अच्छी तरह पी लिया. सही है. रगड़ लिया उनको सही तरह. तो जब हम जैम रूम में पहुँचे, तो 3 घंटे का हमारा जैम बुक था, और आई थिंक हमने 1 घंटे के अंदर सारे गाने. वाओ, जबरदस्त यार. क्योंकि आई वाज प्रिपेयर्ड. तो एनी एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो आई वुड से कि आप जब भी किसी शोज में आपको बुलाया जाए, तो आप प्लीज़ प्रिपेयर होके जाएं. हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तो आप आर्ट की बेइज्जती करेंगे अगर ऐसा ना होगा, तो फिर इटसेल्फ आपको बुलाया गया है इतनी जगह पे. तो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ शुरू में. मुझे पता नहीं था, ना कोई मेरा गाइड करने वाला कोई था. तो 1-2 शोज ऐसे थे जिसमें मैं अनप्रिपेयर्ड चला गया, तो थोड़ी मार खाई मैंने. कवर कर लिया मैंने, बट ये है कि म्यूजिशियंस के अंदर फिर एक वो होता है कि यार हमने किसको बुला लिया. बट ये है कि उसके बाद आई मेड इट अ पॉइंट कि भाई ऐसे नहीं करना आपने नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि यार मुझे तो आता है यार प्ले करना, मैं कर कोई नहीं यार स्टेज पे देख लें. दैट्स इट्स सेल्डम द केस. जब अगर आपको फ़र्ज़ करें एक की से आपने गाना याद किया हुआ है, अगर कहते नहीं यार इस बार ट्रांसपोज करके इधर कर लो, आप फंस जाते हो. आपको समझ नहीं आती कि अच्छा ये स्केल था, ये कॉर्ड थे, अगर आप माहिर नहीं होंगे तो आप फंस गए. एग्जैक्टली, आप नहीं कर सकते. अब खैर एक्सपीरियंस मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया, बट स्टिल आई गो रियली वेल प्रिपेयर्ड. कमिंग बैक टू कोक, खैर जैम के बाद अगले दिन हमारा था शो, ग्रीन रूम में आया, सब हुआ देखा.
अच्छा, आई डिडंट रियलाइज के अंदर से इतना बड़ा होगा। तो जो गिटारिस्ट थे उन्होंने कहा चलो यार मैं आपको ना दिखा के आता हूँ, अरीना देख लें। साउंड चेक हो रहा था पहले वहाँ पे। As soon as I walked in, जब मैंने वो स्टेज देखा तो it was probably the biggest stage I've played. I've played a lot of big stages, but ये this was something else. This was incredible. But जहाँ तक बात है, and we were opening up for Jason Derulo, जो कि काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट हैं, R&B hip hop. But ये है कि as far as nerves are concerned, I think जब आपका होमवर्क हुआ हो ना, आपको पता है आपने क्या प्ले करना है, you're okay. Then you just have fun on stage. तो क्या आपकी प्रैक्टिस क्या होती है नॉर्मली? मतलब मैं मैं समझता हूँ, मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, मैं उस एक लेवल पे हूँ जो मैं सोच सकूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप आंखें बंद करके और अपनी ही धुन में अपने आप को सोच के और उस इमेज को बना रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद वो आप आसान कर लेते हैं खुद को, या आप देख के बात करें या देख के बजाएं तो। हाँ, कुछ केसेस में होता। अब मैं एक और बैंड के साथ प्ले करता हूँ, ध्रुव के नाम से। यहाँ पे एक काफ़ी मैंने नाम सुना है, बिल्कुल। हाँ जी, तो श्रीनाथ हैं उनके सिंगर। अब उस बैंड में उनकी अरेंजमेंट्स ऐसी हैं गानों की कि वो आप देखे बगैर, आप अनलेस कि आपको गाना बहुत अच्छी तरह याद हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा कॉर्ड चेंजेस हैं, बहुत सारी पार्ट्स हैं उसके अंदर, स्टॉप्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको लिखना पड़ता है। तो अब उसके लिए मैंने वो टैबलेट रखी हुई है, उसके ऊपर सारा वो A to Z मुझे लिखना पड़ता है हर गाने का। बट जिस तरह सीन का हो गया हमारे बैंड का या किसी और का हो गया, वो इट्स ओके, आप कर लेते इतना कर लेते हैं कि आपको पता होता है क्या करना है, कैसे करना है। एग्जैक्टली, तो वो एक्सपीरियंस भी होता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर प्लेइंग म्यूजिक, क्योंकि नॉर्मली होता है ड्रमर्स, गिटारिस्ट वगैरह वो प्ले करते जाते हैं। बेसिकली चक्कर होता है, यू हैव टू सर्व द सॉन्ग। ऑडियंस जो है वो गाना सुनने आए हैं, सिंगर को देखने आए हैं। गिटारिस्ट को बाद में सुनते हैं या ड्रमर को बाद में सुनते हैं, बेसिस्ट को बाद में सुनते हैं। वी आर जस्ट सपोर्टिंग द सिंगर एंड द सॉन्ग। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीखनी। बट आपको ऐसा नहीं लगता यार कि देखें, कोई भी चीज़ ना, कोई भी खाना हम बनाते हैं या कोई भी चीज़ को हम बनाते हैं तो उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इसी तरीके से म्यूज़िक की भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके। तो एक सोलो सिंगर के साथ जब आप बजा रहे हैं, पीछे आप बेसिस्ट हैं, दूसरा नॉर्मल गिटारिस्ट है, या ड्रमर्स हैं, या दूसरी भी 10 चीज़ें होती हैं। तो ऐसा हमेशा ही क्यों देखने में आया है कि सोलो आर्टिस्ट अपने आप को समझता है कि मैं ही एक फेस वैल्यू हूँ और ये लोग मेरे मोहताज हैं? हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा है, क्योंकि आप ना हो, ये दूसरा ना हो, तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। हाँ, दैट्स द केस। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लोग भी ज़्यादा हाइप अप कर देते हैं चीज़ों को, तो वो ईगो एक आ जाती है बीच में। आई थिंक जितना आप हम्बल रहें, जितना आप डाउन टू अर्थ रहें, वही आपकी सक्सेस का एक वो रेसिपी होती है बेसिकली। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब आप लाजमी बात है, आप प्रोफेशनल मतलब काम कर रहे हैं, और लाजमी बात है वो पेड होते हैं, आपकी गिग्स पेड होती हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, जी, शुरू में जो भी एक आर्टिस्ट काम करता है, और ऑलमोस्ट हर किसी की एक इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन होती है कि लोग उसको बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं, फ्री में काम करवा लिया, या चल यार बजा दे यार हमारे लिए, तू क्या हमसे पैसे लेगा। सही है। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि लोगों ने आपको मिसयूज़ किया है? डेफिनेटली। ओह यस। शुरू में तो मैं ऑलमोस्ट फ्री में ही बजाता था। बट एक पैशन होता है ना। एग्जैक्टली। लेकिन वो आई डिडंट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं, ठीक है, अगर पैसे नहीं भी आ रहे इस टाइम पे, आई कैन अफोर्ड टू डू दिस, बिकॉज एक तो नंबर 1 मुझे दूसरे लोगों के साथ प्ले करने का एक मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, और वही चीज़ जो है ना वो मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ टू आस्क फॉर कमर्शियल्स, मॉनेटरी। और यही हुआ एग्जैक्टली। आई डिड माई होमवर्क कि ठीक है चलो यार, अभी फ्री में भी मिलता है तो कर लो, क्योंकि मुझे सीखने को मिलेगा कि यार अगला बंदा किस तरह प्ले कर रहा है, और किस तरह के म्यूजिशियंस हैं। एक वो रेपो भी बन जाती है आपकी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, I've met so many people जो कि अभी तक मेरे दोस्त हैं, you know, through this, और बड़ी अच्छी इनके साथ मेरी हेलो हाय है अभी तक। तो पैसे जो हैं वो ठीक है, आपको वर्थ पता होनी चाहिए अपनी कि, और मुझे भी एक्सप्लॉइट किया, बहुत लोगों ने किया, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि कभी होता है कि आपको भी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ऐसा ही है। तो देन आप फेवर भी रिटर्न में मांग सकते हो। तो इट जस्ट गोज बोथ वेज एक्चुअली, क्योंकि कभी होता है कि आप
क्लाइंट अगला बजट नहीं दे रहा होता आपको, लेकिन यू नीड अ गिटारिस्ट, तो आप कहते हो यार प्लीज़ इतना बजट नहीं है, तो अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर we'll try somebody else. अच्छा, एक म्यूजिक की एक सेंस होती है ना, हम हर कंट्री का एक म्यूजिक है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान का म्यूजिक सुनते हैं, मुझे हमेशा से पाकिस्तान का जो सोलो बैंड गिटारिस्ट ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट किए हैं। अगर आप इंग्लिश में चले जाएँ तो वो मुझे बड़े फैसिनेट किए। जो पाकिस्तान का एक टेस्ट है ना गिटार का, वो अलग ही दिखता है। अगर आप कंपेयर करें इंडिया के गिटारिस्ट, इंडिया के फिल्म्स के गाने मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं बनिस्बत इसके पाकिस्तान के फिल्म्स के गाने शायद इतने ना मशहूर हों, बट सोलो बैंड्स हमेशा से वन ऑफ द टॉप रहे हैं। आप बीट लाइक स्ट्रिंग देख लें, जुनैद जमशेद देख लें, फ्यूजन देख लें, ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते पे अपनी सब चीज़ों पे उठे। आतिफ असलम देख लें। आई थिंक जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान के बैंड्स की बात है, आई थिंक इवन अगर आप इंडिया के बैंड्स को भी सुने, या ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू कुड डिसएग्री, अगर आप इंडिया के बैंड्स को भी सुने तो उनके अंदर भी, यानी उनके प्रोडक्शन के अंदर भी जो है ना, वो बॉलीवुड का टेस्ट कहीं ना कहीं आता है, थोड़ा सा है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। exactly. ऐसा लगता है कि वो घोल के पिए हैं बचपन से। एग्जैक्टली तो जब उनके बैंड्स को भी आप सुने तो उसके अंदर भी बॉलीवुड एलिमेंट डेफिनेटली आता है। पाकिस्तानी बैंड्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तानी फिल्म्स, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म्स जो हैं वो एक ज़माने तक अच्छी थी, अब तो खैर कुछ है ही नहीं ना यार। अब थोड़ा सा मे बी शायद ट्रेंड चेंज हो रहा हो। आई हैवंट सीन एनी रीसेंट फिल्म्स अनफॉर्चुनेटली। लोगों ने कहा एक दो फिल्म्स हैं जो कि अच्छी बनी हैं, बट फिल्म्स जो हैं हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स वर नॉट द इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट इन पाकिस्तानी बैंड्स। जो पाकिस्तानी बैंड्स के अंदर इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट्स थे वो थे क्लासिक रॉक, 80s के जो पॉप म्यूज़िक था, 70s का पॉप म्यूज़िक था। कभी किसी के अंकल चले गए हो यूके अमेरिका, वहाँ से कोई कैसेट लेके आ गए तो वो सुनी तो अच्छा लगा, तो यू नो तो अपना टेस्ट मिला के कुछ शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, तो वो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो अगर आप शुरू के बैंड्स सुने तो दे वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज क्लासिक रॉक एक्ट्स। मुझे सलमान अहमद बहुत पसंद है यार, बहुत सलमान अहमद इज लाइक एग्जैक्टली ही इज लेजेंड। बट अगेन क्योंकि वो अमेरिका में रहे काफ़ी अरसे, वहाँ के इन्फ्लुएंस जो क्लासिक रॉक इन्फ्लुएंसेस हैं, मेटालिका कह लें या लेड ज़ेपलिन कह लें, डीप पर्पल, इस तरह के बैंड्स। ये तो आप नाम ले रहे हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सुने होंगे। नहीं, ये तो खैर दे वेरी कॉमन, बट ये है कि उनकी प्लेइंग के अंदर वो एक एलिमेंट आता है उन चीज़ों का, उन इन्फ्लुएंसेस का। तो आफाक भाई, आप मुझे बताएं, मेरा एक सवाल हमेशा से जहन में रहता है जी कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं जो बेचारे उठ रहे होते थे और बेचारे गिर जाते थे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता। उन बेचारों की माली हालात बहुत बुरे होते हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा ना, पाकिस्तान में एक स्नूकर चैंपियन था जो कहीं से स्नूकर खेल के आया, और जब देखा गया तो एक गांव में रहने वाला था बेचारा, कोई सपोर्ट नहीं। इसी तरह पाकिस्तान में हमारा एक बॉक्सर था मोहम्मद शाह, लियारी का था, शाह के नाम से उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। अच्छा, वो गोल्ड मेडलिस्ट था बॉक्सिंग में, ओलंपिक्स में जाके जीत के आया। जब वो पाकिस्तान आया तो जो उसके असासे जो उसके नाम पे इनाम में मिले थे वो जब्त कर लिए गए, जो उस बेचारे के नाम के पैसे थे उसको नहीं दिए गए। वो बेचारा मजबूर हो के पाकिस्तान छोड़ के चला गया। अब वो जापान में बॉक्सिंग का चैम्पियनशिप का कोच है। तो अब आप सोचें, हमारा पाकिस्तान का असासा उठ के वहाँ चला गया। तो सवाल अगेन मेरा लंबा हो गया। मेरा सवाल ये पूछना था कि हमारे पाकिस्तान में या डिफरेंट जगहों पर आर्ट की कदर नहीं होती। बीइंग एन आर्टिस्ट, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में या यहाँ पे खाली ही इसी आर्ट को लेके क्या आप अपने गुजर बसर को, अपने किचन को चला सकते हैं? अगर आप यूएई की बात करें तो जी, इट इज़ पॉसिबल। यहाँ पे काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। पिछले 3-4 साल पहले तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, एक बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट बन गई थी म्यूज़िक के लिहाज से। अपने पाकिस्तानी जो बैंड्स और सिंगर्स हैं, जिसमें अक्स बैंड है, बॉयज़ अनप्लग्ड हैं। अक्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, बॉयज़ अनप्लग्ड हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं काम। फिर राबील है, फिर इस तरह के हैं काफ़ी सारे लोग। तो वो अच्छा अपना कर रहे थे काम। फिर हुआ ये कि कुछ अर्से पहले सबको भिनक पड़ गई कि भाई इस तरह यहाँ पर दुबई में तो फुल खुला हुआ है, खाता खुला हुआ है, सारे लोग यहाँ पे आ गए काफ़ी। उन्होंने क्या किया कि मार्केट ख़राब करना शुरू कर दी। तो जो हम लोग, जो फ़र्ज़ करें एक हमारा रेट था चार्ज करने का बैंड का, उसको काट के तो उन्होंने बहुत ही कम रेट के ऊपर करना शुरू कर दिया काम, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है अब वो वेन्यू ने तो कहना यार हमें वो इतने का मिल रहा है बंदा, आप लोग किस खुशी में इतने करें, तो वो ज़ाहिर बात है कि आपका एक रेशो होता है सब चीज़ों का। तो
वो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, जो कि अभी भी है, और अभी थोड़ा सा लोग स्ट्रगल करें, काम है, बट थोड़ा सा आपको मार्केटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए अब। अच्छा, मुझे ये बताएं आफाक भाई कि मैं भी म्यूज़िक सुनता हूँ काफ़ी सारे, हम लोग जाते हैं, मैं हार्ड रॉक कैफ़े गया हूँ, मैं दूसरी जगह भी गया हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक जगह गया था, उसका नाम था मेरे ख्याल से बार। अच्छा, आई थिंक आप शायद ना सुना हो। ये उधर कौन से एरिया में है? जद्दाफ में, सॉरी, जद्दाफ में। हाँ। तो अब यहाँ पे जो मार्केट है हमारी, जी, ऑलमोस्ट इंडियन पाकिस्तानी है। आपको क्या लगता है कि आप डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक जनरेट करते हैं, लोग सुनते हैं, या एक ही टाइप का, मतलब ऑलमोस्ट बॉलीवुड? यार आई थिंक सारे ऑलमोस्ट जहाँ पे देखें ट्रेंड है ना, वही आपको फॉलो करना पड़ता है। ये तो है। क्योंकि जहाँ तक गानों का ताल्लुक है, गाने तो ऑलमोस्ट सेम ही है सारे। कहाँ से कौन सा वाला आप डिग करके लेके आते हैं, कौन से एरा से, तो वो और उसको अपनी शेप देते हैं। जिस तरह हमारा एक गाना बड़ा मशहूर है, नैना ठग लेंगे। हाँ, ज़बरदस्त। तो है, तो अब काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन हम उसको अपने स्टाइल में करते हैं, और वो जब भी हम करते हैं तो यानी बहुत ज़बरदस्त जाता है वो। और फिर उसकी जो गायकी है, वो भी, जो वाजिद है हमारा सिंगर, वो बहुत ज़बरदस्त गाता है। और फिर मेरा और अजय का एक ऐसा ग्रूव बन जाता है ड्रम्स और बेस का, कि वो एक टोटली नई चीज़ निकलती है। तो जब वो लोग सुनते हैं एकदम से, वो गाना जब स्टार्ट होता है, तो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। तो आई थिंक लोगों को या बैंड्स को, म्यूजिशियंस को थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए कि अगर वो सेम गाने भी कर रहे हैं जो बाकी बैंड्स कर रहे हैं, तो उनको अपने स्टाइल में करें। क्योंकि देखें, अब आप कोई जुनून का गाना उठा लें, या किसी स्ट्रिंग्स का गाना उठा लें, फॉर एग्जांपल, या वाइटल साइंस का उठा लें, आप जैसे वो प्ले करते हैं गाना, आपको पता, हाँ यार ये तो वाइटल साइन है, एक सेंस है उनका, ये जुनून है, ये स्ट्रिंग्स है, या ये कारवान है, जो भी है, फ्यूजन है। तो वो एक उनकी एक साउंड है, आइडेंटिटी है, तो वो एक होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक वो थोड़ी सी लैकिंग है चीज़। अगर थोड़ा बैंड इसके ऊपर थोड़ा काम करें, तो आई थिंक वी कैन हैव अ रियली नाइस मिक्स ऑफ डिफरेंट साउंड्स इन दुबई। आप स्कूल में पढ़ाते हैं आफाक भाई, आर्ट टीचर हैं। मैंने ना किसी ज़माने में, अब खैर मैं भी उस वक्त बहुत यंग था यार, मैं होऊंगा कोई हार्डली 17-18 साल का, तो मेरा ना कंप्यूटर बहुत अच्छा था। तो मैं ना एक मैट्रिक क्लास को पढ़ा रहा था, खुद ऑलमोस्ट उसी तरह के पढ़ के आए हैं, और अब मैट्रिक क्लास को पढ़ा रहे हैं। अब चूँकि देखें, आप एक उस एज में हैं, आप बूढ़े नहीं हैं, आप ना मिडिल एज में हैं, मतलब ऑलमोस्ट यंगर में आते हैं। तो स्कूल में टीचर्स को लेके लोग जो मजाक बनाते हैं और मतलब छेड़ते हैं काइंड ऑफ, तो आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हो, यार ये टीचर ना गिटार बजाते हैं, या ये टीचर ना इस तरह के कूल टाइप के बड़े मज़ेदार टीचर हैं, कोई ऐसा इत्तेफाक है स्कूल में? आई थिंक मजाक तो नहीं, बट आई थिंक रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी इस चीज़ से। क्योंकि म्यूज़िक आर्ट के अलावा मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट के साथ भी काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। तो जब भी कोई इवेंट होता है स्कूल में म्यूज़िक से रिलेटेड, तो मुझे भी आगे थोड़ा सा कर देते हैं, चाहे वो इन द बैक स्टेज हो, सेटअप करना, ये करना, साउंड देखना। तो कभी कभी मुझे फिर एक हमारा स्टाफ बैंड भी है, उसके अंदर एक हमारे टीचर हैं जो शीहन, आयरलैंड के हैं। ओके। तो वो सोलो सिंगर बहुत अच्छे हैं, गिटार भी बजाते हैं और साथ गाते भी हैं, और वो 1-2 जगह वेन्यूज़ पे करते भी हैं। तो उनके साथ मैं बेस प्ले करता हूँ पीछे कभी। तो वो बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। काइंड ऑफ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हो जाता है ना क्या? एग्जैक्टली। तो वो अच्छा, अब मेरा ये है कि मैं कभी थोड़ा बहुत ड्रम्स भी बजा लेता हूँ, कभी मैं थोड़ा पियानो भी बजा लेता हूँ, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। कभी थोड़ा गिटार भी स्ट्रम कर लेता हूँ। तो बच्चों को बड़ी फैसिनेशन होती है कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप कैसे प्ले कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा एक रिस्पेक्ट का वो एक एलिमेंट आ जाता है बच्चों में कि यार ये टीचर कैन प्ले एनीथिंग। एक तो एक टीचर भी है, ऊपर से ये इतने अलग से पर्सनालिटी है। कोई स्टूडेंट्स वगैरह आपको कोई इत्तेफाक हुआ मिले कभी आपकी अलग से परफॉर्मेंस वगैरह में बाहर? 1-2 दफ़ा हुआ है। दे वर वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली। हाँ, एक वेन्यू पे मुझे याद है, हम लोग गोल्फ क्लब में हम प्ले कर रहे थे। तो एक IB की स्टूडेंट थी मेरी, वो आई, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। तो जब उसने मुझे देखा स्टेज के ऊपर बैंड के साथ, शी वाज क्वाइट सरप्राइज्ड एक्चुअली। शी इज लाइक, आई हैव नेवर सीन, आई डिडंट नो यू वर डूइंग दिस। तो मैंने कहा इट्स जस्ट अ हॉबी। तो कभी सोचा आपने आफाक भाई पाकिस्तान वापस शिफ्ट होने का, या UK वापस शिफ्ट होने का? नहीं, UK तो खैर मेरा नहीं है प्लान। पाकिस्तान
अनफॉर्चुनेटली अब जिस तरह के हालात हैं, आई डोंट थिंक आई विल बी शिफ्टिंग एनी टाइम सून, क्योंकि बेगम भी, क्योंकि वो यहीं की पली बड़ी है, तो क्योंकि मेरे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, तो एक इन्फ्लुएंस होता है पाकिस्तान में, एक सर्टन टाइप होती है। तो पहले तो मेरे बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की पैम्पर्ड है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत पैम्पर्ड। यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है दुबई का कि बहुत पैम्पर हो जाते हैं आप, आपको किसी और चीज़ की आपको नहीं। बट जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं तो दे आर ऑलवेज वेरी केयरफुल, और उनको पता होता है कि भाई इस तरह यहाँ दुबई वाला सीन नहीं है। पाकिस्तान में कभी आपने प्ले किया वहाँ? पाकिस्तान में किया हमने प्ले 2 साल पहले, HNS प्रॉपर्टी का एक वहाँ पे लॉन्च था, उन्होंने हमें स्पेशली यहाँ से बुलाया। ज़बरदस्त। तो वहाँ पे प्ले किया, और इंक्वायरीज वगैरह आती रहती हैं, और वी आर ओपन टू इंक्वायरीज। तो मुझे ये जानना है आफाक भाई कि आपका नया एल्बम कब आ रहा है? क्योंकि मैं जिस तरह से अब आपने मुझे इतना इंट्रिग कर दिया ना, अब मुझ देखूँ यार कि यार क्या नया क्रिएटिव लेके आएंगे आप लोग। मेरा जो स्टाइल है ना काम करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एज इन मेरा जो म्यूजिकल थॉट प्रोसेस है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब अगर आप सजना भी सुन लें, उसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं वो दे नॉट द कन्वेंशनल एलिमेंट्स। वो आपको सुन के पता चल जाएगा। थोड़े से जैज़ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, थोड़े से R&B एलिमेंट्स हैं, तो वो मेरा थोड़ा सा इस तरह का काम है। तो नए एल्बम के ऊपर जो है ना, वो अभी हमें 3-4 गाने हैं हमारे पास जो कि इन द वर्क्स हैं। तो एल्बम जहाँ तक है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यह है कि उसके आहिस्ता आहिस्ता 1-2 गाने हम लोग रिलीज करते रहेंगे। कभी आपने ट्राई किया उस पर, जैसे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक्स हम लोगों को हमेशा रिकॉर्ड होते हैं हमारी वीडियोस के लिए या बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, कभी आपने उस पर ट्राई किया कि अपने ट्रैक्स आपने आर्ट लिस्ट पे, इनवाटो एलिमेंट्स पे, इस तरह की जो वेबसाइट होती है उस पर बहुत सारे म्यूजिशियंस देते हैं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बैंड के अंदर ऑलरेडी इतने टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं कि हम ना आपका म्यूजिक बेचने के लिए। अच्छा, बेचने के लिए? नहीं, उस तरह का मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया। मुझे, हम लोगों को हमेशा से समथिंग डिफरेंट की तलाश होती है ना। अच्छा, क्योंकि म्यूजिक ऐसा चाहिए होता है कि जो आपकी वीडियो के साथ बहुत फिट बैठे। हाँ, राइट, तो डिफरेंट कस्टमाइज्ड बनवाना पड़ता है कभी। राइट। तो मुझे याद था कि हम लोगों का कमर्शियल था, हमने इंडिया से उस कमर्शियल के लिए हमने एक म्यूजिक डिज़ाइन करवाया था। अच्छा। जो कि थोड़ा सा डेजर्ट के अंदर शो कराना था, थोड़ा सा अरबिक टच था, तो वो थोड़ा सा मिक्स करके तो फिर हमने ख़रीदा था इस तरह से। अच्छा। तो ये है। अगर तो कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है तो वी कैन डेफिनेटली डू इट। हाँ, बिल्कुल। इस तरह के बना के तो उसको सेल करना या उसके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर डालना, अभी सच हमने सोचा नहीं इस तरह। नहीं, वैसे वो एक अलग ही है, उसके लिए लाइब्रेरी म्यूजिक बहुत लंबे आपको बनाना पड़ते हैं, तब जाके कहीं शुरू होता है। बिल्कुल। कितने लोग तो शुरू में फ्री में यूज़ करते हैं यार, कि दे दो बस अब फ्री में। तो ये है। बाकी मुझे ये बताएं, गिटार सीखते हुए ना बहुत सारे लोगों को बहुत ही उंगलियाँ घिस जाती हैं, ये वो तकलीफ होती है। तो नए आने वाले जितने भी गिटारिस्ट हैं या जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार वो किस थॉट प्रोसेस से गुजरे हैं, क्या रूटीन होनी चाहिए, कहाँ क्या सीखना होता है, क्या इंस्पिरेशंस हो सकती हैं उनकी, जो वाकई वो एक इस मुकाम पे पहुँचें ताकि जाके उनको वाकई एक स्टेज पे खड़े होकर प्ले करने के मुकाम पे हों कि हाँ यार हम इस काबिल हैं, कॉन्फिडेंटली आप खड़े। ये इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं ज़िया। पहला तो ये कि आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग इन द सेंस के हर जॉनरा का म्यूज़िक कुछ भी आ जाए आपके सामने, यू हैव टू बी वन विद इट। आपको उसको एक अडाप्ट करना चाहिए। यू शुड बी ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक। ये नहीं कि आपने रॉक बजाना है तो सिर्फ आप रॉक ही सुन रहे हैं, या आपने पॉप बजाना, व्हाटएवर। फैमिलियरिटी होनी चाहिए आपको, फैमिलियरिटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और आपको फिर यह है कि आई वुड से कि देखें, शुरू के 4-5-6 कॉर्ड्स तो आप सीख सकते हैं, जिसके अंदर आप बेसिक गाने, सिंपल गाने आप बजा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी प्लेइंग एडवांस करनी है तो उसके लिए आपको फिर थ्योरी वगैरह थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना हो कि कॉर्ड्स के स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर स्केल्स हों थोड़े बहुत, ताकि आप यू कैन ईजिली पुल ऑफ। अगर कोई आपको ऑन द स्पॉट रख दे तो आपने यार ये गाना बजाना, तो आपको किस तरह बजाना है, उसके लिए आपको थ्योरी उसकी पता होनी चाहिए। काफ़ी दफ़ा हुआ ये है कि
हम लोग शो कर रहे हैं तो बीच में कोई अंकल उठ के आ गए कि यार मैंने भी गाना गाना है तो अब वो ऐसे स्केल से शुरू कर देते हैं गाना अपना कि वो समझ नहीं आते कि यार कहाँ कौन सा, क्योंकि वो आपके साथ सिंक ही नहीं है। एग्जैक्टली वो अपने लय में गा रहे हैं, अपने उसमें गा रहे हैं। तो आपको वो थोड़ा सा ऑन द स्पॉट आपको तेज़ होना चाहिए, आपके कान तेज़ होने चाहिए कि आपको पता अच्छा ये ठीक है, इस स्केल में गा रहे हैं अंकल। तो एक वो खैर एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी जो थर्ड चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। अगर आप वाकई सीरियस हैं इस काम के लिए तो आपको 2 या 3 घंटे आपको दिन के अंदर आपको देने ही देने हैं। चाहे आप रोज़ दें, चाहे आप हफ्ते में 3 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, लेकिन आपको प्रैक्टिस इज़ लाजमी। उसके बगैर आप नहीं अच्छे हो सकते या आपको समझ नहीं आ सकती ये क्या है, अगर आपको वाकई एक अच्छे लेवल पे जाना है। आई वॉज़ वेरी लकी। एक तो मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी ओके थी, उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, बट ये है कि मुझे लोग अच्छे मिल गए, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई बहुत, जिसकी वजह से मैंने सीखा बहुत है। अभी मार्केट में अब हमारा जो अभी ज़माना चल रहा है, फी ज़माना, पाकिस्तान के कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको आप समझते हैं वो फेक है? फेल हैं? फेक हैं। अच्छा फेक हैं। हाँ। वो आपके ही मतलब फील्ड में रहते हैं, मतलब गिटारिस्ट में। यार फेक को तो ऑनेस्टली मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि अभी तो इतना AI आ गया है सब चीज़ों में। हाँ अच्छा रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स में मतलब क्या उनको आता ही कुछ नहीं है, बस मशहूर हैं फालतू के। एक की तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल मैं खैर नाम मुझे उनका नहीं पता, बट इस्लामाबाद के हैं, वो बेसिस्ट ही हैं। बेसिकली मुझे एक मेरा दोस्त है, उसका स्टूडियो था इस्लामाबाद में, तो उसको बैंड ने अप्रोच किया। उन्होंने कहा यार हम इस तरह का एक गाना बनाना चाह रहे हैं। वुल्फ पैक एक अमेरिकन बैंड है, तो फंकी किस्म का बैंड है, लेकिन उसकी बेस लाइन बहुत मुश्किल है, हमारे बेस प्लेयर से नहीं बजेगी। तो आपके जहन में है कोई बंदा जो बजा सके? उसने कहा यार मेरे जहन में तो एक ही बंदा आ रहा है। तो उसको मैं कहता हूँ अगर तो वो ठीक है तो अगर कर लेगा तो ठीक है। खैर उसने मुझे कॉल की, कहा यार इस तरह है, वो आप गाना सुन लें पहले, तो उस तरह का कुछ एलिमेंट बजाना है आपने। मैं कहा ठीक है मसले, मैंने सुना गाना, ओके, काफ़ी चैलेंजिंग थी बेस लाइन वो। तो खैर उसमें मैंने गाना मंगवाया, गाना बजा दिया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, उनको बहुत पसंद आया, एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड। लेकिन जब उन्होंने वीडियो रिलीज़ की ना तो उनके बेस प्लेयर मेरी बेस के ऊपर माइम कर रहे थे। ओह विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके, बट ये है कि फिर क्या हुआ कि मैंने उनको ट्यूटोरियल वीडियो बना के भेजी कि अच्छा ये वाले सेक्शन में मैंने ये बजाया है और उसकी थ्योरी भी साथ पीछे उसकी बताई कि भाई इसके पीछे, इस पार्ट के पीछे ये थ्योरी है। तो अब देखी है नहीं देखी, आई डोंट नो क्या है उसके ऊपर एलिमेंट, बट ये है कि फेक गिटारिस्ट, क्योंकि अब इतना कुछ डिजिटाइज हो गया है, इतना VSTs आ गए हैं, इतने प्लगइन्स आ गए हैं कि ऑनेस्टली आपको गिटारिस्ट बनने के लिए एक कीबोर्ड का की चाहिए बस, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो मेहनत पीछे है, सब कुछ मेहनत रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। लाइफ चैलेंजिंग हो सकता है, लाइव इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि आपने ऑडियंस भी केटर करनी है, आपने अपने आप को भी देखना है, आपने बैंड को भी देखना है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। तो उस हिसाब से जो है ना, आई थिंक यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। आफाक अहमद जो 97-98 में आपने जब शुरू किया, आई थिंक ये जब था ना आपका? नहीं, मैंने शुरू किया है 2005 में बजाना। तो आफाक अहमद जो 2005 में जिसने स्टार्ट किया और आज 20 साल बाद तो आफाक अहमद है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि उस वक्त क्या गलतियाँ की जो आज आपने उसको सुधार ली और आप अपने आप को एक मैसेज देते हैं कि यार शायद मैं वो करता तो आज ये ना होता? ऐसा कोई रिग्रेट लाइफ का? रिग्रेट ये है कि जब आप म्यूज़िक की फील्ड में आ रहे हैं तो आई थिंक यू नीड अ मेंटोर। आपको मेंटोर चाहिए, टीचर चाहिए जो कि सिंसियर हो, ये नहीं कि जेबें भरने के लिए हो या आपको काम लगा दे इधर उधर, मतलब एक्सपोजर के नाम पे झूठ। एग्जैक्टली देखिए एक्सपोजर कुछ नहीं होता, अगर आपका काम अच्छा है ना तो आपको एक्सपोजर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये कहते हैं ना यार आप ये शो बजा दो, एक्सपोजर बहुत मिलेगा आपको, ये मिलेगा, डोंट नीड इट एट ऑल। कुछ लोगों को चाहिए होता है, ऐसी बात नहीं है, बट पर्सनली आई डोंट नीड एक्सपोजर, क्योंकि मैं फेम या ऐसी चीज़ को
मुझे वो नहीं है, भूख नहीं है उस चीज़ की। अपने काम से मोहब्बत है, अपने काम से मोहब्बत है, आप सिंसियर हैं अपने काम से, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद मिलेंगी। मैं ठीक है, कभी होता है कि कभी शोज़ वगैरह नहीं होते और आपको थोड़ा खुजली होती है कि यार कुछ अब स्टेज पे जाके प्ले करें। हाँ। तो किसी को फ़ोन कर दे, यार कोई शोज़ वगैरह हो तो बताना, कर लेंगे, मसला नहीं है। कर लेंगे, मसला नहीं है। पैसों चीज़ों का वो इतना नहीं है, लेकिन ये है कि इट्स जस्ट गोइंग आउट देयर टू डिस्प्ले योर टैलेंट, योर आर्ट। तो आई थिंक आपको अपने काम से सिंसियर, तो वन ऑफ द थिंग्स आई वुड से इज़ गेट अ टीचर या मेंटोर जो कि आपको सही गाइड कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे एज सच टीचर्स थे, बट आई थिंक दे वर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर ओन पाथ। तो इसलिए काइंड ऑफ वो खुद भी उस ट्रांजिशन से गुजरे थे। एग्जैक्टली। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना खुद सीखनी पड़ी, खुद धक्के खाने पड़े, ठोकरें खानी पड़ी, तो फिर जाके थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई आता है कि अफाक भाई आप मुझे सिखा दें या मेंटोर करें मुझे, तो आई वुड लव टू डू दैट। क्योंकि मुझे पता है कि मैं किन किन चीज़ों से गुजर चुका हूँ और आई डोंट वांट माय स्टूडेंट वो इस चीज़ से गुजरे। यहाँ पे कुछ बैंड्स हैं, अव्वल तो ये अनफॉर्चुनेटली कह लें, बेस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो कि पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता। ये मैं बड़ी एक ब्रॉड और बड़ी कंट्रोवर्शियल थोड़ी सी स्टेटमेंट कर रहा हूँ। जो वेस्टर्न म्यूज़िक से जो सुनते हैं, जो इंस्पायर्ड हैं, उनको तो समझ आ जाएगी, बट बेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप गाना सुन रहे हैं उसके अंदर से बेस रिमूव कर दी जाए ना, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया एकदम से। यानी आपकी प्रेजेंस है उस चीज़ की, आपको फील हो रही है कि प्रेजेंस है, बट व्हेन यू डोंट नो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। आपको पता जी बंदा खड़ा है जी स्टेज के ऊपर 4 तारों वाला गिटार लेके, बट इट्स मोर देन दैट। इट्स बेसिकली द फाउंडेशन। बेस इसलिए कहते हैं इट्स अ फाउंडेशन। ड्रम्स के साथ ड्रम एक आपको बीट देती है, बेस जो है उसको एक रिदम और एक हार्मनी देती है उस चीज़ को। तो बेस इज़ बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन द ड्रम्स, द रिदम एंड द हार्मनी सेक्शन, जो कि गिटार हो गया आपका या फिर आपका कीबोर्ड हो गया, जो भी। अगर आप वो एलिमेंट रिमूव कर देंगे लो एंड, देखें सारी चीज़ें हाई और मिड, जो अगर आप फ्रीक्वेंसी समझें ऑडियो की, तो गिटार है वो हाई फ्रीक्वेंसी मिड फ्रीक्वेंसी तक आता है, ठीक है। कीबोर्ड भी इसी तरह है, ठीक है। ड्रम्स जो है वो लो एंड में किक आ जाती है आपकी और हाई एंड में स्नेयर आता है। बीच में उसके कोई एलिमेंट नहीं है जो कि उसको पूरा कर सके। आप बेस रिमूव कर देंगे, आपको गाना इनकम्प्लीट लगेगा। समथिंग इज मिसिंग फील होगा, समथिंग इज मिसिंग, और वो ऐसी समथिंग है कि उसके बगैर अगर आप गाना सुनेंगे वो इनकम्प्लीट लगेगा गाना आपको। मैंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं काफ़ी सारे ऑन स्टेज के, गाना चल रहा है, बीच में बेस रोक दिया है, अब लोगों ने एक दूसरे की तरफ, मैं नोट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, यार क्या बैंड हुआ है। हाँ, एकदम से जब कोरस के अंदर या किसी के अंदर मैं बेस लेके आया हूँ, तो एकदम से जो आवाज़ भरती है, शोर वो उठ जाता है, गाने का एक वो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। तो बेस जो है ना वो इट्स अ वेरी ओवरलुक्ड इंस्ट्रूमेंट मोस्टली, और बड़े बड़े मजाक भी बने हुए हैं बेस के लेके। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट। शुरू करने की ईजी है, बट इसको मास्टर करना इज़ वेरी, लाइक आई एम स्टिल नो वे क्लोज टू वेयर आई वांट टू बी एज अ बेस प्लेयर। तो या तो आप लोग इतने सारे इवेंट्स कर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 साल 15 साल हो चुके हैं ऑडियंस के सामने बजाते हुए। कोई ऐसा वाकया जो कहते हो यार आज तो मर गए, सब बढ़ गए ना, अब कुछ नहीं हो सकता, क्या हुआ? हाँ, साउंड को लेके होता है कभी, लेकिन यह है कि आपकी प्रोफेशनलिज्म फिर उसके अंदर आ जाती है। साउंड कभी होता है कि ख़राब होता है, या आपको स्टेज पे मॉनिटरिंग नहीं आ रही होती, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि गिटारिस्ट क्या बजा रहा है, या वोकल्स की आवाज़ नहीं आ रही या ड्रम्स नहीं आ रहे, तो वो एक एलिमेंट होता है, बट आपकी इंस्टिंक्ट्स किक इन कर जाती हैं। एज सच तो इतना बड़ा भंड तो नहीं हुआ, स्पेशली सीन के लिहाज से। वैसे फिजिकल ब्लंडर मेरे साथ इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग एक्चुअली। एक क्लासिक कार शो था यहाँ पे दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ओके। तो वहाँ पे हमें वेस्टर्न बैंड के साथ था मैं, तो मेरा दोस्त ड्रम्स पे था, गोरा जॉन रॉबिन्सन, और 2-3 और थे, इटालियन सिंगर थी हमारी। अच्छा, हमें कहा जी कि आपने इस तरह के, क्योंकि क्लासिक कार्स वाला है, तो आपने वो 50s 60s के वो अपने ड्रेस कर दिया आना है, वो सूट्स पहन के आने, और इस तरह के शूज़ हों आपके, वो सारा हमने खैर किया।
अच्छा वहाँ पे सारे फैमिलीज़ भी हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर उधर गाड़ियाँ देख रहे हैं, तो हम लोग स्टेज पे हैं, बड़ा डांस करें, ये करें वो करें। तो जो MC था वहाँ पे वो आगे खड़ा हुआ देख रहा हमें, तो मैंने देखा कि ना एक बंदा उससे बात कर रहा है। तो जब गाना ख़त्म हुआ तो वो स्टेज के ऊपर आया, तो उसने ना मुझे ऐसे इशारा किया। मैंने कहा मैं? कहता हाँ इधर आओ। मैं गया पास में, मैंने कहा क्या हुआ? कहता वो पेरेंट्स से कंप्लेन आई है कि आपकी ज़िप खुली हुई है। तो एक वो था मुझे, और मैं हंस के वहाँ पे पागल, वो दोस्त को बताया, वो भी हंस के लोटपोट हो गया। तो इस तरह के छोटे मोटे होते रहते हैं चीज़ें। बहुत मगर यार ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको हमेशा याद रहती हैं कि यार हाँ हमने ये किया था, और एक काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग उस वक्त तो होता ही है, हाँ, मगर बाद में फिर आप बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह के हैं। तो एक और इवेंट हमने श्रीलंका में किया था, उसका खैर मैं इस इंटरव्यू में नहीं बता सकता। ड्रमर से रिलेटेड था, बट तो आप आफाक भाई, आप हर किसी का एक गोल होता है ज़िंदगी में ना, कि हमने वो करना है। टीवी आर्टिस्ट का होता है कि हम ऑस्कर जीतेंगे, और हर किसी की अपनी अपनी लाइफ के गोल्स होते हैं। आफाक अहमद का क्या गोल है कि एज अ बेसिस्ट आप क्या करना चाहेंगे कि हाँ यार ये मेरे लिए सैचुरेटेड पॉइंट ना हो? यार मेरा जो अपना पर्सनल गोल है वो ये है कि एक खुद से अपने गानों की एल्बम निकालूं, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल्स हों या फिर कोलैबोरेशंस हों डिफरेंट सिंगर्स के साथ। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि मेरे पास बहुत आइडियाज़ आते हैं, और वो बहुत छोटे आइडियाज़ होते हैं, इन द सेंस कि मैं अपने स्टूडियो में बना लेता हूँ, उसका 8 बार्स हो गए, 6 बार्स हो गए, जो भी व्हाटएवर, लेकिन उसके बाद मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। तो आई गेट स्टक। वो राइटर्स ब्लॉक होता है ना आपका, आप शुरू तो कर लेते हो लेकिन आपको समझ नहीं आती कि यार आगे क्या करूँ मैं इसके। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेशन, जो कि हम को प्रोड्यूस करें, को राइट करें। एक दोस्त है मेरा, फराज, इज़ अ वेरी गुड गिटारिस्ट। फराज जो यहीं दुबई में होता है? दुबई में होते हैं, गिटारिस्ट हैं। आई थिंक मैं उनको जानता हूँ, शमाइला के हस्बैंड। हाँ। तो फराज का ये है मेरे साथ कि हम दोनों की प्लेइंग और हम दोनों की लिसनिंग बहुत मिलती जुलती है, और बहुत हम यानी वी बॉन्ड अ लॉट ऑन म्यूज़िक। तो अभी मेरा प्लान है उसके पास जाने का, और उसके साथ मैंने डिस्कस किया ये आइडिया कि यार हम एक ऐसी एल्बम निकालें जो कि चाहे हिट ना हो लेकिन अपने लिए करें, और जो कि मे बी 5-10 years डाउन द लाइन जो नई आने वाले जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हैं, वो कहेंगे यार ये एल्बम थी जिसने हमें इन्फ्लुएंस किया, जिसने हमें इंस्पायर किया कि हम म्यूजिक करें। हमारा एरा था जब हम बड़े हो रहे थे। एग्जैक्टली। कि हम लोग वाइटल साइंस को देख के बड़े हुए, जुनून को, फ्यूजन को सुन के बड़े हुए, और हमने कहा यार म्यूजिक करना है, यार इस तरह का म्यूजिक करना है, बनाना है। तो उस तरह की एल्बम मैं चाह रहा हूँ करना, जिसके अंदर थोड़ा हट के चीज़ हो। हट के चीज़, आई नो एवरीबडी वांट्स टू से कि भाई हम लोग डिफरेंट करें, बट ये वाकई होगा क्योंकि मेरा जो काफ़ी मेजर इन्फ्लुएंस है वो जैज़ है, काफ़ी जैज़ फंक, जैज़ फ्यूजन। तो हम उस टाइप की एल्बम का कुछ उस जॉनरा के ऊपर हम लोग करना चाह रहे हैं। थोड़ा लो-फाई भी हो उसके अंदर बीच में, और डिफरेंट एलिमेंट्स हों, डिफरेंट जॉनर्स हों। तो अभी मेन गोल तो वो है फ़िलहाल। लॉन्ग टर्म गोल बस यही है कि द सीन जो है वो बहुत बड़ा हिट हो जाए इंशाल्लाह और हम वर्ल्ड टूर पे जाएं, और इंशाल्लाह। मैं पता है क्या, जितनी आपने अभी माशाल्लाह से अपनी अचीवमेंट बताई हैं, मैं शुक्र कर रहा हूँ कि आज आप मेरे पॉडकास्ट में आ गए। अच्छा, कुछ अरसे बाद अगर आफाक भाई कहीं और हो तो मैं फिर बुला भी नहीं सकूँगा आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऑलवेज देयर फॉर यू प्लीज़। कोई भी आर्टिस्ट अगर जो बन रहे होते हैं, इस ट्रांजिशन में होते हैं, जो जिसके थ्रू आप गुजरे हैं, और बहुत सारे लोग गुजरते हैं, उन बेचारों के साथ क्या परेशानियाँ होती हैं? जो बेचारे उठना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? लाजमी बात है, एक बहुत बड़ा फैक्टर फाइनेंशियल है। आप घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, आप नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या मतलब समझते हैं कि हाँ यार उन बेचारों के साथ होती है, और हमारे माशरे में उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो एटलीस्ट कम से कम हमारे पास से कुछ पायनियर्स निकल सकें, हमारे पास से कुछ ऐसा निकल सके
कि जिनको हम कह सकें, फ़ख्र सके यार हाँ दिस इज़ पाकिस्तानी म्यूज़िक? यार पहले तो आई थिंक एक फैमिली और घर की सपोर्ट होनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि माई पेरेंट्स केप्ट मी अवे फ्रॉम म्यूज़िक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि भी पहले पढ़ाई करो फिर आप जो मर्ज़ी करना, ठीक है। उस चीज़ से मैं निकल आया, और जो आपकी बेसिकली डेस्टिनी होती है वो आपको मिलती ज़रूर है। जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपका रखा हुआ है, लिखा हुआ है, वो आपको आई थिंक एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं आपको हो जाता है। दूसरा ये कि आई थिंक हमें इन पाकिस्तान स्पेशली हमें कोई एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो इस चीज़ को सपोर्ट करे, जो जिनको नहीं पता वो वहाँ पे जाएं, अपना टैलेंट शो करें, या अगर वहाँ पे कुछ टीचर्स हैं तो म्यूज़िक स्कूल हो बेसिकली। नापा वगैरह है, इस तरह के हैं स्कूल्स, बट नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, और किसी के पास टाइम नहीं होता या किसी, बट आई थिंक अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली हैव मोर इंस्टीट्यूट्स लर्निंग म्यूज़िक। म्यूज़िक सीखने के लिए आपको आई थिंक ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए, जिस तरह हर गली मोहल्ले में एकेडमी होती है, मैट्रिक पास करें जी, ये करें, ये कोचिंग पास सेंटर्स खुलेगा। तो इसी तरह म्यूज़िक की भी कोई एक आई थिंक होनी चाहिए, विच शुड बी गवर्न बाय अ बॉडी, गवर्नमेंट की हो या कोई प्राइवेट भी हो, तो उस तरह के स्कूल्स होने चाहिए जहाँ पे टीचर्स हों, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हों, जो एक्चुअली रीडिंग सिखा सकें। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अच्छा, वो जो नोट्स होते हैं, मैं तो देखता हूँ, मुझे तो सर से गुजरते हैं, वो दिखते कैसे हैं? एग्जैक्टली वो बेसिकली लैंग्वेज है, इट्स जस्ट लाइक लर्निंग ABC। हाँ। और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। मेरी भी रीडिंग को बहुत अच्छी नहीं है, मैं कर लेता हूँ बट इट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि कभी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उस तरह से की नहीं। अब ऑलवेज प्लेड लाइव, या फिर अगर कुछ रिकॉर्ड भी किया तो वो अपनी तरफ से ही याद करके। तो ईयर ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको एक इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है ना, स्पेशली अमेरिका में जाके, आपको एक रीडर होना चाहिए 100%, क्योंकि वो आपकी रीडिंग पे बहुत ज़ोर देते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे कंपोज़र ने फिल्म स्कोर लिखा होगा पूरा, और आपका बेस का या गिटार का या फ्लूट का या वायलिन का पार्ट आपका लिखा होगा, एंड यू हैव टू प्ले एग्जैक्टली द वे इट्स रिटन। आप अपनी फनकारी नहीं मार सकते। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए आपको रीडिंग लाजमी दरकार है, और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो कि रीडिंग से। अब जो मेरा स्कूल है उसमें मुझे अभी कल परसों ही हमारा जो क्लोजिंग हुई है उसके अंदर इवेंट था हमारा म्यूज़िक का। उसके अंदर एक ईयर 6 की बच्ची, छोटी चाइनीज़ बच्ची, भाई क्या उसने क्लासिकल पीस प्ले किया है, यानी ऐसे उंगलियाँ चल रही, वो रीड कर रही थी बाकायदा तौर पे, वो पढ़ के इतनी फास्ट, और पता नहीं कौन सा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा क्लासिकल पीस था, बट इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पीस। शोपान का था शायद, या वन ऑफ द कंपोजर्स उसका। तो इट वाज लाइक इनक्रेडिबल टू सी कि भाई आपने बच्चों को मैथ, साइंस, इंग्लिश के साथ साथ इस चीज़ को भी किया है प्रमोट, और ये आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत लैकिंग है चीज़। और एक और चीज़ मज़े की बात बताऊँ आपको, म्यूज़िक एक वाहिद सब्जेक्ट है, जब आप प्रॉपर्ली प्ले करना सीखते हैं, बजाना सीखते हैं, रीड करना सीखते हैं, तो वाहिद आर्ट है जिसमें आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स काम करते हैं इन सिंक। उससे आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स, अगर हम दूसरे एलिमेंट्स हटा दें, सिर्फ इसी चीज़ को देखें, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एज ए पर्सनल डेवलपमेंट। मेंटल ग्रोथ बहुत हो रही है। एग्जैक्टली, मेंटल ग्रोथ है, उसके अंदर मेंटल सिंक है आपका। और आपने शायद यूट्यूब पे भी देखा हो कि एक बंदे की ब्रेन सर्जरी हो रही है, आगे कपड़ा डाला हुआ है और उसको एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, और ब्रेन के अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो बंदा प्ले कर रहा है, और यू नो वो काफ़ी वीडियो वायरल है। एग्जैक्टली, तो वो एक एलिमेंट है। तो इट्स, आई थिंक इट्स एसेंशियल कि हम लोग, अगर हमने इस चीज़ को प्रमोट करना है म्यूज़िक को पाकिस्तान में, तो एक स्टिग्मा कह लें जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में या हमारे रिलीजियस उस साइड से हमें एक मिलता है कि यार ये तो म्यूज़िक बजाता है, तो ये है, तो वो है, सब कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो एक स्टिग्मा हट जाए, तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू प्ले म्यूज़िक। क्योंकि कितने आर्टिस्ट पाकिस्तान से ऐसे निकले हैं जो रॉ टैलेंट थे, और क्या से क्या बनाया उन्होंने। और आई थिंक कि जब तक आप अपना टैलेंट, अगर आपको इंटरेस्ट, ज़रा सा भी इंटरेस्ट, आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। मेरा तो खैर बेस एक क्लिक होगी चीज़, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ड्रमर होता, क्योंकि मुझे ड्रम्स का शौक था, मुझे पता है कि अगर मैं ड्रमर होता और मैं ड्रम्स प्रॉपर्ली सीखता, तो मैं
आई नो कि मैं उसमें बहुत टॉप पे एक कर सकता था काम, बट आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और कितना आप उसको पुश कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सही बात है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक हमें इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए जिसके अंदर एवरीबडी इज वेलकम. बहुत अच्छा लगा आफाक भाई आपसे मिलके, और मेरा ऑडियंस से जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे मतलब जो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको देखते हैं जहाँ आप प्ले करते हैं, और जो भी लोग हमें देख रहे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे पहली दफ़ा आए हैं और आफाक भाई को देख रहे हैं, तो मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है, उनसे मैसेज है कि हम कोई भी ऐसा टॉपिक जो कवर ना कर सके हों टाइम की पाबंदी की वजह से, या हम भूल गए हों, तो आप ज़रूर कमेंट करें. आफाक भाई से कोई सवालात करने हो आप ज़रूर करें. और अगर आफाक भाई को अगर आप अप्रोच करना चाहते हो थ्रू प्रॉपर चैनल तो आप ज़रूर पूछें. और अगर चाहते हो कि हम नेक्स्ट सिटिंग में या कोई और चीज़ बात करें तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, हमें कमेंट्स करें, और हम ज़रूर आफाक भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा बुलाएं. बहुत बहुत शुक्रिया आफाक भाई आपके आने का, और बड़ा अच्छा लगा. एक हमारा पाकिस्तान का टैलेंट एक डिफरेंट कंट्री में बैठ के पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है सुन के और अचीवमेंट देख के बड़ा अच्छा लगता है. बहुत बहुत शुक्रिया आफाक भाई. थैंक यू सो मच. प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.